दोस्तों हैरानी होती है ये जानकर कि ईडी जो आज कार्यवाही कर रही है, असल में वो कार्यवाहियां किसी और पार्टी के नेताओं पर क्यों नहीं बनी, जबकि विपक्षी नेताओं को धड़ाधड़ घसीटा जा रहा है। आप मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दो मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ रही है। इस वक्त जेल का पानी पीना पड़ रहा है, अब जेल में जाना पड़ रहा है। क्यों? वजह यह है कि एक कानून लाया गया, पीएमएलए कानून, और बताया जा रहा है कि उस कानून में ऐसे कुछ संशोधन किए गए जिससे ईडी को वो शक्तियां मिली जो सीबीआई से भी ज्यादा हो गई और किसी अन्य केंद्रीय एजेंसियों से भी ज्यादा हो गई। और उस बिना पर ईडी ने पिछले कुछ सालों में तकरीबन 95% नेताओं को रडार पर लिया है, जिनमें से कई की गिरफ्तारी हुई, कई पर आरोप जो है साबित किसी केस में हो गए, किसी केस में दोस्तों अभी भी मामला लटका हुआ है। बहुत सारे मामले में रिहाई जो है वो नहीं हो पाई है। सवाल ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, क्या जानबूझकर उसने एक ही पार्टी की सरकार का जो रूल है वो लागू करने के लिए देश में ऐसा किया है? क्या लोकतंत्र को हाईजैक करना चाहती है बीजेपी? क्या संविधान को हाईजैक करना चाहती है बीजेपी? ऐसे तमाम तरीके के सवाल जो उठ रहे हैं दोस्तों, सारे सवालों का जवाब इस खबर में आपको दूंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों खबर है कि ईडी ने कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में इस कदर कार्यवाहियां की है, खासकर विपक्षी नेताओं पर, कि उससे ये साफ सीधे तौर पर पता चला है कि भाई सत्ताधीन पार्टी के नेताओं पर कितनी कार्रवाई हुई और विपक्षी नेताओं पर कितनी कार्रवाई हुई। कई मामलों में तो ये भी आरोप लगा कि जिन नेताओं के खुलासे हुए, जिन नेताओं पर घोटाले का आरोप लगा, अगर अगले दिन जाकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो वॉशिंग मशीन से धुल जाता है, तुरंत उसके ऊपर तमाम मामले जो है वो निराधार साबित हो जाते हैं या फिर जांच जो है ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। जिनमें आरोप लगता है कि अजीत पवार के केस में यही किया गया, हिमंत बिस्व शर्मा के केस में यही किया गया, छगन भुजबल के केस में यही किया गया, नारायण राणे के केस में यही किया गया। ऐसे कई अनगिनत नेता हैं जिनके केस में यही सब कुछ किया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर कार्यवाहियां हो रही है। ये आरोप अक्सर विपक्षी के नेता भी लगाते आए हैं, कई पैनलिस्ट भी लगाते आए हैं, कई राजनीतिक समझदारी रखने वाले लोग भी लगाते आए हैं, यानी विश्लेषक भी लगाते आए हैं, कई वकील भी लगाते आए हैं। अब इस पूरे मामले को ही आप देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आबकारी नीति मामले में हो गई दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने उनको तकरीबन 9 समन भेजे थे। 10वें समन लेकर सुप्रीम कोर्ट से, माफ कीजिएगा, कोर्ट से ऐसा बताया गया कि 10वां समन लेकर ईडी जो है वो पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर पर। 2 घंटे तक पूछताछ होती है, 7 बजे तक पहुंचती है ईडी और देखते ही देखते 9 बजे तक गिरफ्तारी की खबर सामने आ जाती है दोस्तों। 11 बज के कुछ मिनट पर गिरफ्तार करके अरविंद केजरीवाल को उनके घर से बाहर निकलती है ईडी की टीम। अब ये जो कुछ भी हुआ है, जो भी कुछ हुआ है दोस्तों, इससे पहले तक अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि जो भी मामला है, पूरा मामला, इसमें मेरी गिरफ्तारी करना चाहती है ईडी, जबकि इस पूरे कानून को अगर देखा जाए, पीएमएलए कानून को, तो इसके तहत कुछ ऐसा संशोधन कर दिया गया है जिसके तहत अगर मान लीजिए कि पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया भी जाता है तो गिरफ्तारी से बेल इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। केस चलता रहेगा, ट्रायल पर चलता रहेगा केस, और वो जिसको आरोपी बनाया ईडी ने, उस आरोपी को जेल में सड़ा दिया जाएगा। सालों साल तक केस चलेगा, लेकिन वो जमानत नहीं मिल पाएगी उस तथाकथित आरोपी को। तो आपको इस पूरे मामले में मैं बताने वाली हूं दोस्तों कि कितने लोगों पर अभी तक ईडी ने कार्रवाई की। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको सत्येंद्र की खबर दिखा रही हूं। वैसे तो भास्कर ने भी पूरे डेटा के साथ इस पूरे मामले का खुलासा किया है, लेकिन सत्येंद्र ने देखिए क्या लिखा है, ये मैं आपको बिना देर के बताना चाहूंगी। आपके स्क्रीन पर इस वक्त सत्येंद्र की वो खबर है। इसी के साथ साथ ये भी आपको बताऊंगी दोस्तों कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा, जिसका मामला देश भर में बीते दिनों उफान मार रहा था, उस मामले का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, ये भी बताने की कोशिश आपको करूंगी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद ईडी के 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। ये खबर है दोस्तों जो कहती है 95% नेता
2014 में भाजपा सत्ता में आई, प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर विराजमान हुए और उसके बाद क्या होता है, 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है 2014 से सितंबर 2022 के बीच 121 प्रमुख नेता ईडी के रडार पर आए, जिनमें से 115 विपक्षी नेता थे। तब से ये सूची और ज्यादा बड़ी हो गई है, यानी तब तो तकरीबन 125 आए, 115 विपक्षी नेता मिले दोस्तों। अब ये सूची और ज्यादा बड़ी हो गई, इसमें एक के बाद एक नेता जो है उनका नाम शामिल होता जा रहा है। चाहे तो आप हेमंत सोरेन की ले लीजिए गिरफ्तारी, आप हेमंत सोरेन के अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का नाम ले सकते हैं, संजय सिंह का नाम ले सकते हैं, मनीष सिसोदिया का नाम ले सकते हैं, सत्येंद्र जैन का नाम ले सकते हैं। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, अमानतुल्लाह खान, सोमनाथ भारती, ऐसे कई नेता हैं विपक्ष के, खासकर आम आदमी पार्टी के, जिन नेताओं के ऊपर इसी तरीके का आरोप जो है लगाया गया है। अब उनको रिहाई मिलेगी कि नहीं, उनको जमानत मिलेगी कि नहीं, दोस्तों ये मुश्किल है इस पूरे केस में। 10 दिन की रिमांड जो है वो मांगी है अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पेश हुए अरविंद केजरीवाल और ईडी की टीम, तो ईडी ने 10 दिन की रिमांड जो है उनसे मांगी। अब ये जो पूरा मामला ये कहता है कि जांच से पता चलता है कि 2014 और 2022 के बीच 121 प्रमुख राजनेता ईडी की जांच के दायरे में आए थे, 115 विपक्षी नेता थे। मामला दर्ज किया गया, छापेमारी की गई, पूछताछ की गई या फिर गिरफ्तार किया गया। इस दौरान ईडी की कार्यवाही 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुई थी। यानी इसमें तकरीबन अगर 125 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 115 विपक्ष के नेता मिलते हैं दोस्तों, यानी कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 10 ही सत्ताधीन पार्टी या सत्ताधीन पार्टी के अलावा जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई वो मिलते हैं। क्या इसे आप बदले की कार्यवाही करार नहीं देंगे? सवाल उठता है दोस्तों। ये खबर बहुत जरूरी है क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि यूपीए शासन जब 2004 से 2014 तक रहा तो इसके तहत एजेंसी की केसबुक बिल्कुल विपरीत थी। यूपीए शासन में एजेंसी द्वारा कुल 26 राजनेताओं की जांच की गई थी, 14 विपक्ष के नेता थे, आधे से थोड़े ज्यादा अधिक यानी 54% थे। यानी तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 14 ही विपक्ष के नेता रहे, 14 ही विपक्ष के नेता रहे। यहाँ 95% है मामला, तब बिल्कुल आधा था, 54% तकरीबन आप समझ सकते हैं, 54%। यहाँ पर एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी जो है चालू है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक काम क्यों नहीं करते आप, सारे के सारे विपक्ष को जेल में डाल दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी सामने आती है कि जिस गवाह ने ईडी की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी है, ईडी के सबूत के बिना पर, शरद रेड्डी नाम का वो व्यक्ति जो कंपनी चलाता है दोस्तों, उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को पहले 5 करोड़ का चंदा दिया। उसके बाद जमानत पर वो बाहर आता है, वो गवाह बनने के लिए अप्रूव हो जाता है कि मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूं। फिर पता चलता है कि तकरीबन आप समझ लीजिए हो सकता है कि 50 करोड़ या 25 करोड़ का चंदा, और जैसा बताया जा रहा है 55 करोड़ और माफ कीजिएगा 45 करोड़ बताया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 करोड़ रुपए का, 30 करोड़ रुपए का जो चंदा है वो दिया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया है ये चंदा। तो अब समझ में ये बात नहीं आ रही है कि ईडी जिसको गवाह बनाती है वो तुरंत भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा कैसे दे देता है। ये तमाम तरीके के सवाल और कड़ियां जो जुड़ती दिखाई दे रही है दोस्तों, वो सवाल खड़े कर रही है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।